औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करती हैं और कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है लेकिन वो उसके अंदर फॉल नहीं करती। सबसे पहले जी देखते हैं कि इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या रेंट को कैसे डिफ़ाइन करती है। तो बेसिकली लॉ ये कहता है रेंट मींस रेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 एंड इंक्लूड्स एनी अमाउंट ट्रीटेड एज रेंट अंडर सेक्शन 16। अच्छा, बेसिकली जो लॉ का आपका इनिशियली जो डेफिनेशंस हैं वो सारी सेक्शन 2 के अंदर लिखी गई हैं। सेक्शन 2 ये कहता है कि रेंट का मतलब वो है जो आपका सेक्शन 15 के सबसेक्शन 2 में बताया गया और सेक्शन 16 में जो बताया गया, ये जो चीज़ें हैं वो फॉल करती हैं वो हैं रेंट। अब सेक्शन 15 के सबसेक्शन 2 में कौन सी इनकम्स फॉल करती हैं और सेक्शन 16 में कौन सी इनकम फॉल करती है, ये आगे आपको दी गई है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो आपने मार्क करने हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अच्छा, पहली वो बात करता है कोई भी अमाउंट ऐसी जो रिसीव आप कर चुके हैं या अगर रिसीव नहीं भी की जो कि रिसीवेबल है, यानी आप एंटाइटल टू रिसीव हो गए हैं बाय द ऑनर। अच्छा, एक चीज़ और, आप ऑनर होने चाहिए ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा लैंड और बिल्डिंग से अराइज होती है, ओनली फ्रॉम लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया। और दूसरी एक कंडीशन ये है कि आपको ऑनर होना चाहिए। अक्सर ऐसा भी तो होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप रेंट पे चीज़ लेके आगे उसे फर्दर रेंट पे दे दें, जिसे सब लेटिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फुल फ्लैश बिल्डिंग लेता हूँ और डिफरेंट रूम्स उसके जो है मैं आगे रेंट आउट कर देता हूँ। जैसे मैं क्या किया, पूरी बिल्डिंग ले ली जहाँ पे अपार्टमेंट्स थे और मैंने क्या किया, उसे आगे एक एक अपार्टमेंट में आगे लोगों को रेंट पे देता गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस बिल्डिंग का ऑनर नहीं हूँ। ठीक है, मैं उस बिल्डिंग का ऑनर नहीं हूँ। मैंने क्या किया, सब लेटिंग। मैंने पहले जो उसका ऑनर था उससे मैंने रेंट पे ली ये बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग रेंट पे लेने के बाद आगे दोबारा रेंट पे दे दी। तो अब मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मेरी इनकम फॉल नहीं करेगी। हाँ, जिस बंदे से जो ऑनर था जिससे मैंने रेंट पे ली है उसके लिए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। अब सवाल ये होता है मेरे लिए फिर कौन सी इनकम होगी, वो हम आगे जाके देखते हैं इसी टॉपिक के अंदर। लेकिन कंडीशन क्या है कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। इसका मतलब है कि रिसीवेबल का मतलब है एक्रूअल बेसिस, ऑनर होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ नंबर 3 लैंड और बिल्डिंग। जैसे आप रेंट आउट तो कार भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेंट अ कार का बिजनेस भी होता है, लेकिन वो भी एक प्रॉपर्टी है, कार भी। लेकिन आपकी सिर्फ लैंड और बिल्डिंग से जो इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करती है। फॉर यूज़ ऑफ लैंड, आपने अपना लैंड किसी को यूज़ करने के लिए दिया, उसके अगेंस्ट। फॉर यूज़ ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग यूज़ करने के लिए दी, उसके अगेंस्ट जो रेंट आ रहा है वो आपका होगा। तीसरे नंबर पे कह रहा है फॉरफिटेड डिपॉजिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। इसकी एग्जांपल क्या है जी, फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा कि जी ये मेरा घर है, और हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 2 करोड़ का वो घर जो है वो मुझसे परचेज़ करेगा। उसने मुझे टोकन मनी दे दिया, जिसे आप बयाना भी कहते हैं। उसने मुझे 10 लाख रुपए जो है वो टोकन मनी दे दिया, और उसने कहा बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था, 2 करोड़ का। अब उसे मैंने 10 लाख रुपए बयाना ले लिया, बाकी रिमेनिंग 1 करोड़ और 90 लाख रुपए जो हैं वो उसने मुझे 2 महीने के एंड पे देने थे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। वो डेट आ गई, 2 महीने का एंड आ गया। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद हुआ ये कि उसने कहा मेरे पास तो पैसे देने के लिए अमाउंट नहीं है, 1 करोड़ 90 लाख रुपए। तो एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि मैंने उसका जो 10 लाख रुपए का जो डिपॉजिट था, टोकन मनी थी, बयाना था, वो फॉरफीट कर लिया, जब्त कर लिया। यानी मैंने कहा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, ये 10 लाख रुपए मेरे पास रहेगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो वो जो मैंने घर का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, घर अपनी जगह मेरे पास वापस आ गया, लेकिन मेरे एडिशनल क्या इनकम आई, 10 लाख रुपए, जो मैंने क्या किया, फॉरफिटेड डिपॉजिट अगेंस्ट दैट बिल्डिंग। तो अब हुआ क्या कि अब वो 10 लाख मेरी इनकम क्या होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एंड में वो बात करता है जी नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग ओनली। अच्छा, जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है वो सिर्फ बिल्डिंग के केस में इनकम ट्रीट होती है, लैंड के केस में इनकम ट्रीट नहीं होती।
ठीक है। अच्छा, ये 4 चीज़ें हमने याद रखनी है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर ये 4 चीज़ें आती हैं, 5वीं कोई चीज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करती। यानी अगर आप लैंड या बिल्डिंग के ऑनर हैं, पहली शर्त क्या है, लैंड और बिल्डिंग के ऑनर हों आप, तो अगर आप किसी को लैंड यूज़ करने के लिए दें उसका जो रेंट आए, जो बिल्डिंग यूज़ करने के लिए दें बिल्डिंग का रेंट, फॉरफिटेड डिपॉजिट जो आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया उस पर अगर वो दूसरी पार्टी फुलफिल नहीं करती तो आप उसका जो डिपॉजिट फॉरफिट कर लेंगे, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 3। और नंबर 4 आपका ऐसा एडवांस जो नॉन एडजस्टेबल है, यानी जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ बिल्डिंग के केस में, लैंड के केस में ये इनकम ट्रीट नहीं होता। इसी के साथ ही आई कैप का क्वेश्चन देखते हैं, ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसके अंदर बेसिकली आई कैप पूछ रहा है एक्सप्लेन द टर्म रेंट विद रिलेशन टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर दे रहा है क्या, रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ और राइट टू यूज और ऑक्यूपाई the land or building, or includes any forfeited deposit paid under a contract for sale of land or a building where the owner of a building receives from a tenant an amount which is not adjustable against the rent payable by the tenant, the amount shall be treated as rent। तो बेसिकली अगर आप देखें तो उसने वही 4 चीज़ें इस तरह लिखी हैं और आपने ऐसे ही लिखनी है आंसर के अंदर इन पैराग्राफ या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नोट्स के अंदर आपको सिर्फ की पॉइंट्स बताए गए। नेक्स्ट स्प्रिंग 2021 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 उसने आपसे पूछा है, इसके अंदर वो कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2021 मिसेस अहमद सेपरेटेड फ्रॉम हिज स्पाउस एंड डिसाइडेड टू लिव अपार्ट विद हर 6 years old सन। बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ क्लॉजेस फ्रॉम एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मिस्टर अहमद विल ट्रांसफर द ऑनरशिप ऑफ अ शॉप इन हर स्पाउस नेम। मिस्टर अहमद जो थे उन्होंने मिसेस स्पाउस को जो है बेसिकली उनके नाम पे एक शॉप कर दी जो उनके नाम पे थी। द शॉप वॉज ऑलरेडी इन यूज बाय अ टेनेंट, जो कि किराएदार को क्या की हुई थी, एट अ मंथली रेंट ऑफ 88,000 रुपीज़, और उनको 88,000 रेंट पे शॉप ऑलरेडी जो है वो दी हुई थी। मिसेस अहमद विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन हर नेम। अब जब ऑनरशिप मिस्टर अहमद ने, मिसेस अहमद अपनी वाइफ को, स्पाउस को ट्रांसफ़र कर दी, तो अब उस केस के अंदर क्या होगा, वो कह रहा है ऑन 1 सितंबर 2021 द ऑनरशिप ऑफ द शॉप वॉज ट्रांसफर्ड इन हर नेम। तो 1 सितंबर 2021 से किसके नाम पे आ गई शॉप, मिसेस अहमद के नाम पे। अब बेसिकली वो जितना रेंट आ रहा है 88,000 मल्टीप्लाई बाय, मेरे ख्याल से ये 10 मंथ्स बनते हैं, क्योंकि जुलाई से आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होता है। जुलाई और अगस्त में जो है आपका ऑनरशिप जो है किसके नाम पे थी, मिस्टर अहमद के। तो 2 महीनों का जो रेंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो मिस्टर अहमद की इनकम में जाएगी, और बाकी 10 मंथ्स की इनकम मिसेज अहमद के नाम पे जो है वो या उनकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी। लॉ रिक्वायरमेंट क्या है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ब्रीफली एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव अरेंजमेंट इन द टैक्स रिटर्न in the income tax return of Mrs. Ahmed for tax year 2022. Also specify the head of income under which each of the above receipts will be classified. तो अब इसका आंसर देखते हैं। वो कहता है जी rent received from the property since the ownership of the shop was transferred to Mrs. Ahmed, Mrs. Ahmed को ट्रांसफ़र हो गई। The rental income from shop will not be considered as a support payment। अच्छा, support payment क्या होती है, बेसिकली support payment ये होती है, आप चैप्टर 11 में जाके पढ़ेंगे कि जब 2 स्पाउस आपस में सेपरेट होते हैं तो उस केस के अंदर एक स्पाउस नॉर्मली जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को सपोर्ट पेमेंट दे रहा होता है कि ताकि उसका गुजर बसर हो सके, नान नफ़का जिसको आप कहते हैं, कि जी वो उसके बाद भी अपने कैरी ऑन कर सके, या वो जिस तरह इसका 6 years old चाइल्ड था उसको बेसिकली वो उसके एक्सपेंसेस को मीट कर सके, तो इसलिए ये चीज़ दी जाती है। तो अब यहाँ पे ये आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। बेसिकली सपोर्ट पेमेंट जो होती है टू लिव अपार्ट वो होती है एग्जैम्प्ट, ठीक है। तो वो यहाँ पे वही समझ रही है कि सपोर्ट पेमेंट है, लेकिन जबकि सपोर्ट पेमेंट नहीं है। सपोर्ट पेमेंट सिर्फ वो शॉप की अमाउंट थी, जो शॉप उसने दी है ना उसको एट दैट टाइम, वो सपोर्ट पेमेंट है, और ज़ाहिरी बात है उसकी कंसिडरेशन है, उसने वैल्यू ली है।
लेकिन जब एक दफ़ा ट्रांसफ़र हो गई उसके बाद जो उसकी इनकम आएगी वो मिसेज अहमद की होगी। आगे वो कह रहे हैं रेंटल इनकम ऑफ ₹880,000 यानी 88 मल्टीप्लाई बाई 10 विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मिसेज अहमद इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज़ क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे हमने सैलरी की बात की थी तो हमने कहा था सैलरी इज़ टैक्सेबल ऑन रिसीड बेसिस, यानी उसमें एक्रूअल का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन हमने इसमें इनिशियली ये पढ़ा रेंट के अंदर कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो टैक्स होती है ऑन एक्रूअल बेसिस। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी अगर आपने किसी भी पीरियड के लिए अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी है, रेंट पे दे दी है, तो अब आपका चाहे रेंट उससे रिसीव हो गया इधर या रिसीवेबल है, दोनों केसेस के अंदर क्योंकि आप एंटाइटल्ड टू रिसीव तो हो गए हैं, ठीक है, इनकम तो आपने अर्न कर ली है, तो आपकी जो है इनकम कंसिडर होगी फॉर दैट टैक्स ईयर। यानी अगर आप लेट सपोज किसी को रेंट पे दे देते हैं और पूरा साल आपको रेंट नहीं देता वो, तो फिर भी इनकम फ्रॉम, वो कहेगा मैं अगले साल दे दूंगा, तो तब भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है आपकी टैक्स होगी। तो लॉ ये कहता है जी टैक्स ऑन एक्रूअल बेसिस, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर। तो इसका मतलब है आपने एक्रूअल बेसिस, जैसे अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे होते हैं, इसके अंदर भी आपने एक्रूअल बेसिस को फॉलो करना है। अच्छा, आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसके अंदर वो ये कहता है 5 इनकम्स ऐसी हैं जो आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करनी। बज़ाहिर लगता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन किस में ऐड करनी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, यानी जो आपका 5वां हेड है। तो यहाँ पे वो कहता है जी नॉट इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 इनकम्स कौन सी हैं? सबसे पहले है जी लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैक्ट्री है और उसके अंदर कोई प्लांट एंड मशीनरी भी लगी हुई है, तो एक बंदा कहता है कि भाई ये आप मुझे रेंट आउट कर दें बिल्डिंग, और उसके साथ जो अंदर जितनी भी इंस्टॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी है वो भी मुझे रेंट आउट कर दें। तो अब उसका जितना सारा रेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ठीक है मैं 5 लाख रुपए पर मंथ आपसे इसका रेंट लूँगा, ठीक है, यानी टैक्स ईयर का कितना बन जाएगा? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6 मिलियन। तो मैं कहूँगा जी मेरे टैक्स ईयर का रेंट बनता है आपका 6 मिलियन। अब 6 मिलियन मैं रिसीव तो कर रहा हूँ, अब देखें इसके अंदर बिल्डिंग तो इन्वॉल्व है, लेकिन मैं क्या करूंगा 6 मिलियन सारा का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्लासीफाई करके उस हेड में इसको मैं टैक्सेबल इनकम में ऐड करूंगा, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। अगर सिर्फ बिल्डिंग होती फिर तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चली जाती। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 6 मिलियन है वो सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैं इसको टैक्स कर रहा हूँ। सेकेंड नंबर पे कहते हैं कंसिडरेशन फॉर अमेनिटीज, यूटिलिटीज और अदर सर्विसेज। अक्सर आपने देखा होगा अगर आप कोई अपार्टमेंट लें या आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि उसके अंदर आपको रूम रेंट तो देना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा कुछ अमेनिटीज़, यूटिलिटीज़ और सर्विसेज आपको मिल रही होती हैं। जैसे वो कहते हैं कि जी हम आपको यूटिलिटीज़ कौन सी दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, वाटर सप्लाई देंगे, उसके अलावा लॉन्ड्री सर्विसेज दे देंगे, अगर आपने कपड़े वगैरह प्रेस करवाने हैं वो हो जाएंगे, इंटरनेट सर्विसेज दे देंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरा एक अपार्टमेंट है और मैं आगे उसे रेंट आउट करता हूँ, ठीक है, मैं उस अपार्टमेंट का ऑनर हूँ, मैं आगे उसे रेंट आउट करता हूँ, और मैं किस तरह रेंट आउट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये सारी सर्विसेज भी दूंगा और रूम का आपसे रेंट भी लूँगा, और ये टोटल जो है मैं आपसे 50,000 पर मंथ लूँगा, यानी रूम रेंट प्लस यूटिलिटीज़, अमेनिटीज़ और अदर सर्विसेज के मिला के 50,000 लूँगा और मैंने रेंट पे दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनको स्प्लिट करूँगा दोनों इनकम्स को। जो मेरी रूम रेंट था वो फॉर एग्जांपल मेरा 30,000 था और यूटिलिटीज़, अमेनिटीज़, अदर सर्विसेज मेरा 20,000 था। अब मैं स्प्लिट करूँगा, यानी 30,000 पर मंथ था मल्टीप्लाई बाय 12, 360,000 मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्लासीफाई करूंगा और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 240,000 मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी जो यूटिलिटीज़, अम्यूनिटीज़ और अदर सर्विसेज हैं उनकी जो इनकम है, जो रेमुनरेशन मुझे मिल रही है, वो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लासीफाई करूंगा। इसके बाद है जी ग्राउंड रेंट। अच्छा, ग्राउंड रेंट क्या होता है? ग्राउंड बेसिकली वो होता है जो आपका प्रॉपर डेवलप्ड लैंड नहीं होता,
ठीक है, जैसे कच्ची ज़मीन होती है आपकी ग्राउंड टाइप, ठीक है, उसका अगर आपने वो रेंट पे दिया हुआ है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर नहीं क्लासीफाई होगा। उसके बाद देखिए रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अच्छा, ये मैंने ऑनर का कॉन्सेप्ट देते हुए आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पूरे बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, वो मैं रेंट पे ले लेता हूँ और रेंट पे लेके आगे रेंट पे दे देता हूँ। तो मेरी जो इनकम होगी, क्योंकि मैंने रेंट पे लेके आगे रेंट पे दिया, तो जो मेरी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हाँ, जिससे मैंने रेंट पे लिया है वो ऑनर था और उसकी जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। यानी ये हमने कंडीशन पढ़ी थी कि आपको ऑनर होना ज़रूरी है। हाँ, अगर मैं रेंट पे लेके आगे रेंट पे दे रहा हूँ तो उस केस के अंदर मेरी जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लासीफाई होगी। लास्ट जो आपकी इनकम है, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन लेस अमाउंट पेड टू एक्वायर द पोजेशन। अच्छा, ये भी अदर सोर्सेज में जाएगी। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बड़ी अच्छी जगह पे रह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं बेसिकली जो है रेंट पे कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि मैंने वो जगह वेकेट की, ठीक है, और वो पोजेशन किसी और को दिया, किसी को वो जगह चाहिए थी। अब मैं लेकिन उसे वैसे नहीं दूंगा, मैं उसे कहूँगा मुझे इस जगह के अगेंस्ट जो है वो आप कोई कंसिडरेशन दें। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए दें मुझे, आप 10 लाख रुपए दें और फिर मैं ये जगह आपको ये मैं खाली कर दूंगा, फिर आप जो है इसको रेंट पे ले लीजिएगा। अब क्या हुआ कि अब जगह खाली हुई, मैंने 10 लाख रुपए लिए, अब ये मेरी इनकम है। इसी तरह हो सकता है मैंने भी किसी और टेनेंट से इसे जो है वो लिया हुआ हो, ठीक है, और उसको भी मैंने एक्स्ट्रा कंसिडरेशन दी हो, उस टाइम लेट सपोज 5 लाख दी हो, तो वो कह रहे कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन। मैंने अपनी ये पोजेशन जो है इस जगह की, बीइंग अ टेनेंट, मैंने वेकेट की और वेकेट करने के दूसरा एक टेनेंट आना चाह रहा था, उससे मैंने जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ली, वो अमाउंट मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्लासीफाई नहीं होगी। तो ये 5 इनकम्स आपने याद रखनी है, ये आई क्या पूछता भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो हैं आपकी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हैं, लेकिन ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्लासीफाई होंगी। आई कैप के कुछ क्वेश्चंस देख लें इसके अंदर। इसके अंदर वो स्प्रिंग 2015 के अंदर वो कहता है एक्सप्लेन द टर्म रेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द फॉलोइंग अमाउंट्स वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। रेंट फ्रॉम सब लीज आ गया ऑफ अ बिल्डिंग, amount included in rent for provision of amenities, utilities and other services connected with renting of the building। रेंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेंट के अंदर आपकी 4 चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही हैं। वही अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल की बात करता है, ऑनर होना चाहिए, लैंड और बिल्डिंग, किस लिए आपने किसी को यूज़ करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए लैंड या बिल्डिंग दी है, फॉरफिटेड डिपॉजिट, इसी तरह नॉन एडजस्टेबल एडवांस। वही तीनों चीज़ें उसने, चारों चीज़ें डिस्कस की यहाँ पे। उसके बाद उसने आपसे पूछा था कि भाई आप मुझे ये बताएं कि ये जो 2 इनकम्स आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ अ बिल्डिंग और यूटिलिटीज़ अम्यूनिटीज़, ये किस हेड में क्लासीफाई होंगी। तो इसका उसने स्ट्रेट एक जवाब दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसका सिंपल सा जवाब था, तो ये आपने बेसिकली यहाँ पे देना था। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल रेंट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स के अंदर वो आपका टेस्ट करता है। वो कहता है कि अगर आपका एक्चुअल रेंट फेयर मार्केट रेंट से कम है, फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट है, उसका मार्केट रेंट अगर देखा जाए तो नॉर्मली उसका मार्केट रेंट है 1 लाख पर मंथ, और आपने अपने किसी रिलेटिव या किसी दोस्त को वो आपने रेंट आउट किया और आपने कहा चलो मैं तुमसे 1 लाख पर महीने का नहीं लूँगा, मैं तुमसे 60,000 रुपये महीने का लूँगा। तो इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि आपने जो इनकम अपनी टैक्सेबल इनकम के अंदर इंक्लूड करनी है अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो रेंट की इनकम इंक्लूड करनी है, वो आप बेशक एक्चुअली 60,000 रुपये महीने के ले रहे हैं, वो आपने इंक्लूड नहीं करनी। आपने 100,000, क्योंकि हायर कौन सी है, इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट। तो हायर कौन सी है, 60,000 और 100,000। 100,000 हायर है, तो आपने 100,000 जो है वो इनकम आपने कंसिडर करनी है
फेयर मार्केट रेंट जो कि है अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए। आगे कह रहे हैं 15(4) नॉट अप्लाई वेयर मार्केट रेंट इंक्लूडेड अंडर सैलरी। अच्छा, ये वाला क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि आपको याद होगा सैलरी के चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को एकोमोडेशन देता है, ठीक है, घर देता है रहने के लिए। जैसे आप देख लें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है घर के, नहीं दे रही, रहने के लिए दे रही है। अब जाहिर बात है वो उनसे फेयर मार्केट रेंट तो नहीं लेंगे, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है रेंट फ्री होते हैं, और उसके अलावा ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत नॉमिनल से रेंट ले रहे होते हैं। तो अब उस केस के अंदर क्या ये फेयर मार्केट रेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? उसने कहा नहीं, क्योंकि उनके दरमियान एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है और एम्प्लॉई ऑलरेडी सैलरी में एकोमोडेशन की वैल्यू, याद है आपको, परक्विजिट की वैल्यू कंप्यूट करके अपनी टैक्सेबल इनकम में इनकॉर्पोरेट कर चुका है, यानी उसने वो बेनिफिट टैक्स करवा दिया है। अब एम्प्लॉयर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो फेयर मार्केट रेंट अपनी टैक्सेबल इनकम में कंसिडर करे। इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आई कैप का। वो क्वेश्चन ये है जी, नासिर का ऑटम 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2B। उसमें जी नासिर हैज़ बीन वर्किंग एज हेड ऑफ फाइनेंस इन APL with reference to provision of residential house to Nasir by APL. Discuss the tax implications for APL. APL कौन था? Employer. In this regard under the provisions of Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder. तो इसका आंसर आई कैप दे रहा है APL will not be considered to have earned any rental income from this property and accordingly there will be no tax consequences for it. तो इसके कोई टैक्स consequences APL के लिए नहीं है, एम्प्लॉयर के लिए। क्यों नहीं है? इसलिए कि उसने अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसको एकोमोडेशन दी है तो एम्प्लॉयर तो देता है, लेकिन अब एम्प्लॉई उसको जो है एकोमोडेशन परक्विजिट अपनी टैक्सेबल इनकम में उसकी वैल्यू ऐड कर लेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, जो इसका एक टॉपिक है, इसकी टैक्स रिजीम कौन सी है? इसकी टैक्स रिजीम्स याद है आपको? थोड़ा सा रिकॉल करें। टैक्स रिजीम्स हमने पढ़ा था कि आइदर तो इनकम एग्जाम्प्ट होती है, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगना होता, और अगर वो टैक्स होनी हो तो आइदर नॉर्मल टैक्स रिजीम है, फाइनल टैक्स रिजीम है, सेपरेट ब्लॉक रिजीम है, इन रिजीम्स में फॉल करती है। तो भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की रिजीम कौन सी है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की रिजीम वो कह रहा है इंडिविजुअल, AOP एंड कंपनी all are subjected to normal tax regime in respect of income from property. नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएंगे। नॉर्मल टैक्स रिजीम की थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स रिकॉल करें। नॉर्मल टैक्स रिजीम में हमने कहा था कि नॉर्मल टैक्स रिजीम की जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनती है, और उससे एक्सपेंसेस यानी डिडक्शंस आप माइनस कर सकते हैं। यानी दो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, तो बेसिकली यही रिजीम है इसमें, यानी आपने क्या करना है, डिडक्शंस माइनस करनी है, और डिडक्शंस माइनस करने के बाद उसको टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम का पार्ट बना देना है। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको आई कैप का, स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5A, जिसके अंदर वो कहता है फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ 3 रेजिडेंट इंडिविजुअल्स A, B एंड C ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2020। अच्छा, ए की जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो है 200,000, सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम नहीं है। बी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है 150,000 और 360,000 है इनकम फ्रॉम बिजनेस, और जो पर्सन सी है, इंडिविजुअल सी जो है, उसकी जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की है 4.1 मिलियन और इनकम फ्रॉम बिजनेस है 160,000। रिक्वायर कर रहा है आपसे डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ द अबव इंडिविजुअल्स वाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, इसका आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ एम्फेसाइज कर दूं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली ऑलमोस्ट एवरी 2 ईयर्स इसकी रिजीम चेंज होती रही। कभी ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में आती रही, फिर सेपरेट ब्लॉक रिजीम में हो गई, फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में हो गई, फिर उन्होंने कहा एक अमाउंट अप टू द एक्सटेंट ऑफ 4 मिलियन तक आपने इसे सेपरेट ब्लॉक में रखना है, और ओवर एंड अबव आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, चाहे नॉर्मल में कर लें, चाहे वो आप उसे सेपरेट ब्लॉक में कर लें। अब करंटली जो रिजीम चल रही है इस टाइम पे वो है नॉर्मल टैक्स रिजीम। अच्छा, अब ये जो सवाल है ये पुरानी स्कीम के तहत है, जब पुराना लॉ एप्लीकेबल था। आज के लॉ के मुताबिक जितनी भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम है आपकी सारी, वो सारी नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेंगी। इसका आंसर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और करंट लॉ के मुताबिक देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
कह रहे हैं इन केस ऑफ ए, सिंस एज टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज लेस देन 200,000 एंड ही हैज़ नो अदर सोर्स इनकम, हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शेल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, हम आज के लॉ के मुताबिक भी इससे एग्री करते हैं, क्योंकि आपने देखा है टैक्स रेट्स के अंदर, टैक्स रेट्स में अगर आप देखें तो चाहे सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो, ठीक है, तो उसकी टैक्सेबल इनकम जो आपकी स्टार्ट हो रही है जिस पे टैक्स लगना है, तो वो 600,000 से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। तो अगर 2 लाख की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर उसकी कोई और इनकम नहीं है तो 2 लाख, आप ये देखें 2 लाख तो टैक्सेबल है ही नहीं। याद है आपको इंडिविजुअल की हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, सैलरीड और नॉन सैलरीड, दोनों की जो आपका टैक्स लगता है वो जब आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा होती है। तो अगर एक बंदे की इनकम ही 2 लाख है तो वो अगर टैक्सेबल इनकम उसकी है ही 2 लाख तो उस पर 0% टैक्स लगेगा। तो बेसिकली इसके ऊपर वाकई कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन केस ऑफ बी देखते हैं, वो कह रहे हैं आल्दो बीज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज लेस देन 200,000 हिज इनकम वुड बी चार्जेबल टू टैक्स एज ही हैज़ अदर सोर्स इनकम। अच्छा जी, आज के लॉ के मुताबिक अगर बी का आंसर हम देखें तो वो ये नहीं बनेगा, उसका आंसर ये बनेगा कि बेसिकली आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 150,000, ये भी आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगी, और इनकम फ्रॉम बिजनेस 360,000, ये भी नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगी। तो आपकी जो सारी इनकम बन जाएगी 360 प्लस 150,000 जो कि बनेगी 5,10,000 रुपये। तो 5,10,000 रुपये आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, और कंसिडरिंग द टैक्स रेट्स, तो हमने कहा 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो दोनों चार्जेबल टू टैक्स नहीं होंगी, ना इनकम फ्रॉम बिजनेस ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तीसरा जी, इन केस ऑफ सी के केस में कह रहा है सिंस सीज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज मोर देन 4 मिलियन ही हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये मैंने आपको भी पहले बता दिया कि ऑप्शंस जब आए थे उस टाइम पे ये कि जी अगर 4 मिलियन से ज़्यादा इनकम अगर हो जाए किसी इंडिविजुअल की तो उसके पास ऑप्शन आ जाता है, चाहे वो सेपरेट ब्लॉक पे टैक्स करवा ले या नॉर्मल। आज के लॉ के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है, आज के लॉ के मुताबिक इसने नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही टैक्स होना है। तो करंट लॉ के मुताबिक अगर इसका आंसर होगा तो आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो होगी 4.1 मिलियन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस 160,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो कि इसकी बनती है 4,260,000 रुपीज़ टैक्सेबल इनकम। और क्या ये सैलरीड होगा या नॉन सैलरीड, तो ऑब्वियसली इसकी सैलरी इनकम तो है नहीं। सैलरीड इनकम के लिए, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए हमने पढ़ा था कि उसकी जितनी भी टैक्सेबल इनकम आए उसकी 75% से ज़्यादा उसकी सैलरी इनकम होनी चाहिए, तो इसकी तो सैलरी इनकम है ही 0। तो इस केस के अंदर ये नॉन सैलरीड, यानी टेबल 1 आप अप्लाई करेंगे, टेबल 1 अगर इस पर अप्लाई करें आप तो ये आपकी फॉल करेगी सीरियल नंबर 7 के अंदर, जो कि कहता है 765,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। तो इस केस के अंदर इसकी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो ये बनेगी। तो आई होप ये आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टॉपिक ओवरऑल समझ आ गया होगा। थैंक यू।